हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। जो आज के प्रश्न मैं आपको करवाऊंगी, तो इसमें आपको जो रहेगा वैदिक काल से संबंधित प्रश्न रहेंगे। तो इसमें वैदिक जो काल है, तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के पश्चात प्राचीन भारत में एक नई सभ्यता का उद्भव हुआ, जिसे वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। और इस सभ्यता की जानकारी कहां से? वेदों से होती है। और इस सभ्यता में, इसी कारण इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? वैदिक सभ्यता, वैदिक काल कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें जो थे, इस सभ्यता के जनक कौन थे? आर्य लोग थे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, वेदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर में फिर से ये रिपीट कर रही हूं, जो क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसमें ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो वेदों की जो संख्या है वो कितनी है? 4 है। ठीक है। कितनी संख्या है वेदों की? 4 है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। तो इसमें सही आंसर कौन सा है? ऋग्वेद इसका सही आंसर है। ठीक है। तो इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा बताया गया? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसमें 128, कितने? 128 सूक्त हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। और ये मंडल नामक 10 पुस्तकों का संग्रह कहलाता है। ठीक है। और इस वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है और सबसे पुराना रूप है, और इसे सबसे पुराना वैदिक संस्कृत पाठ्य या ऋग्वेद शब्द कहा जाता है। ठीक है। तो इसका अर्थ क्या है? स्तुति ज्ञान का होना। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 15। ठीक है। तो इसमें जो है ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो पूछा गया है मंडल के बारे में। ठीक है। तो ऋग्वेद में जो मंडल हैं उनकी संख्या है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। तो कितनी संख्या है? 10 है। मंडलों की संख्या 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? क्वेश्चन क्या है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सरस्वती और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सरस्वती सबसे पवित्र नदी से कहा गया है। और वैदिक काल में सरस्वती की बड़ी महिमा थी और इसे परम पवित्र नदी माना जाता था। क्यों? क्योंकि इसके तट के पास रहकर तथा इसी नदी के पानी का सेवन करते हुए ऋषियों ने वेद रचे और वैदिक ज्ञान का विस्तार किया था। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? सबसे नया वेद कौन सा है? क्वेश्चन क्या है? सबसे नया वेद कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसमें जो है सबसे नया वेद जो है, इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी। तो इसमें सबसे नया वेद है
अथर्ववेद, ठीक है। इसमें हिंदू धर्म के वैदिक शास्त्रों के लिए जो है मतलब बाद में जोड़ा गया है, ठीक है। और अथर्ववेद की भाषा वैदिक संस्कृत से विभिन्न है, ठीक है, भिन्न है, अलग है, जो पूर्व वैदिक भारत यूरोपीय पुराणों से को क्या करती है, संरक्षित करती है। और यह लगभग 6000 कितने 6000 मंत्रों के साथ 6000 मंत्रों के साथ 730 कितने 730 भजनों का संग्रह है, भजनों का संग्रह है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यह लगभग 6000 मंत्रों के साथ 730 भजनों का संग्रह है, जो 20 पुस्तकों में विभाजित है, कितने 20 पुस्तकों में विभाजित है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे। तो वैदिक काल में जो राजा जनता से कर वसूली करता था उस कर को क्या कहा जाता था। तो इसमें ऑप्शन ए है जजिया कर, ऑप्शन बी है बलि, ऑप्शन सी है लगान और ऑप्शन डी है कर। तो वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से कर वसूलता था तो उसे क्या कहा जाता था। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है, तो उसे क्या कहा जाता था, बलि कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते। क्वेश्चन क्या है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद। तो इसमें जो सत्यमेव जयते है इसके लिए सही आंसर जो है ऑप्शन डी है। तो ये कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते का जो सूत्र वाक्य है मुंडकोपनिषद से लिया गया है और यह मूलतः मुंडकोपनिषद के सर्वज्ञान मंत्र जो है इसकी जो हिस्सा रहा है, ठीक है। और मुंडकोपनिषद के जिस मंत्र से ये अंश लिया गया है वह है सत्यमेव जयते नात्रित सतेन पथा वित्तो दिव्यान, ठीक है। तो इस तरह से ये मंत्र जो है ये सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में किसका उल्लेख है। क्या क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है मंत्र, ऑप्शन बी है जादू, ऑप्शन सी है आयुर्वेद और ऑप्शन डी है संगीत। तो इसमें से सही आंसर क्या रहेगा, क्या पूछा गया है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो किसका आंसर, इसका आंसर क्या रहेगा, मंत्र रहेगा। ऋग्वेद में किसका, मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे ऋग्वेद में कुल रचनाओं मंत्रों की संख्या कितनी है। तो इसमें कितनी संख्या है, इसमें ऑप्शन डी जो है सही आंसर है 10,600 इसमें मंत्रों की संख्या है, ठीक है। 10,862 जो है इनकी संख्या है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सामवेद में किसका उल्लेख है। क्या क्वेश्चन है, सामवेद में किसका उल्लेख है। तो सामवेद में किसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए है मंत्र, ऑप्शन बी है जादू, ऑप्शन सी है आयुर्वेद और ऑप्शन डी है संगीत। तो इसमें जो है किसका उल्लेख किया गया है, इसमें सही जो आंसर रहेगा वह है ऑप्शन डी। किसका उल्लेख किया गया है, संगीत का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो सामवेद से क्या तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं और जो संगीतमय हो, ठीक है। तो से जैसे कि अनुष्ठान यज्ञ करते समय या हवन के समय जो मंत्र गाए जाते हैं
तो उसमें सामवेद ही आता है। ठीक है, तो इसमें ज्ञानास्थान के दांत वृत्त के उपयोगी मंत्रों का संकलन ये कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सामवेद पड़ा है, कि ये गायन पद्धति के निश्चित मंत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? क्वेश्चन क्या है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा? तो इसमें ऑप्शन ए है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन में ऊपर बता दिया। तो इसमें संगीत का जनक किस वेद को कहेंगे? सामवेद को कहेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो क्वेश्चन क्या है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 68, ऑप्शन सी है 108 और ऑप्शन डी है 12। तो यहां पे उपनिषदों की संख्या कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 108 उपनिषदों की संख्या है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन क्या है, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है वेद, ऑप्शन बी है वेदांग, ऑप्शन सी है वेदांत और ऑप्शन डी है पुराण। तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा इसके लिए? क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो उपनिषद को अन्य किस नाम से? ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है, वेदांत के नाम से जाना जाता है। तो उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शनों के मूल स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, तो वो क्या, चाहे वो वेदांत हो या संख्या हो। ठीक है, तो उपनिषद स्वयं को क्या, उपनिषदों को स्वयं भी वेदांत कहा गया है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 108 और ऑप्शन डी है 12। तो वेदांगों की जो संख्या है कितनी है? ऑप्शन 20 में सही आंसर है। कितनी संख्या है? 6 है। ठीक है, तो इसमें वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है। जैसे शिक्षा, तो ये 6 कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ठीक है, तो ये कितनी संख्या है? 6 इनकी संख्या है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो क्वेश्चन क्या है, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? या व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? ऑप्शन ए है महाभाष्य, ऑप्शन बी है अष्टाध्यायी, ऑप्शन सी है यजुर्वेद और ऑप्शन डी है ऋग्वेद। तो इसमें जो है व्याकरण की सब सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? इसमें रहेगा ऑप्शन बी, राइट आंसर है। तो इसमें अष्टाध्यायी है और ये किसके द्वारा रचित है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में ही है, तो इसको मैं आपको बता देती हूँ, साथ में दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? कालिदास, वेदव्यास, पाणिनि, अष्टावक्र। तो अष्टाध्यायी के जो रचयिता थे वो हैं पाणिनि। ठीक है, पाणिनि द्वारा रचित दुनिया की प्रथम भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है। ठीक है, 500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसमें 8 अध्याय हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अष्टाध्यायी कहा गया है। ठीक है, और इस ग्रंथ का दुनिया की हर भाषा पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। और अष्टाध्यायी में कुल सूत्रों की संख्या
कुल सूत्रों की संख्या कितनी है? 3996 है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है, पूछा गया है इसमें पुराणों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन क्या है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसमें ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 18। तो इसमें सही आंसर जो है 18 है, ऑप्शन डी। 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म गाथाएं कही गई हैं। तो सही आंसर क्या रहेगा? 18 रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? क्वेश्चन क्या है? वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? ऑप्शन ए है जौ और चावल, ऑप्शन बी है दूध और इसके उत्पादक, ऑप्शन सी है चावल और दाल और ऑप्शन डी है सब्जी और फल। तो वैदिक आर्यों के भोजन में क्या था? दूध और इसके उत्पादक। तो दूध और इसके उत्पादक में क्या क्या रहेगा? जैसे दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था और ऋग्वेद में दूध व या मतलब जौ डालकर क्षीर, पकोदन तथा जौ के सत्तू को दही में डालकर करम नामक के भोज्य पदार्थ तैयार किए जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या रहेगा? दूध और इसके उत्पादक रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी है चावल, ऑप्शन सी है गेहूं और ऑप्शन डी है राई। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, जौ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है सोना और ऑप्शन डी है चांदी। तो इसमें जो था सबसे पहले जो था इसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था? इसमें ऑप्शन जो है बी सही आंसर है, तांबा। ठीक है, वैदिक लोगों द्वारा तांबा धातु का प्रयोग पहले किया गया था और वैदिक आर्य के काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व और 1000 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? क्या क्वेश्चन है? आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित या वर्ण व्यवस्था आधारित थी? ऑप्शन ए है शिक्षा पर, ऑप्शन बी है जन्म पर, ऑप्शन सी है व्यवसाय पर और ऑप्शन डी है प्रतिभा पर। तो इसके लिए सही आंसर क्या रहेगा? इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यवसाय पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा? तो इसमें ऑप्शन ए है विलियम जोन्स, ऑप्शन बी है एच विलियम, ऑप्शन सी है मैक्स मूलर और ऑप्शन डी है जनरल कनिंघम। तो इसमें सही आंसर जो है ऑप्शन सी है, मैक्स
मोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन जाति की पराधीनतम बस्ती कहाँ है? तो इसमें क्या पूछा गया है, आर्यन जाति की पराधीनतम बस्ती कहाँ है? तो इसमें ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है सप्त सिंधु। तो इसमें सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी है सप्त सिंधु। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, हड़प्पा के खंडर, क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा के खंडर निम्नांकित में से किस नदी तट पर पाए जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं रावी, झेलम, व्यास या सतलुज। ठीक है, तो इसमें जो है सही आंसर रहेगा क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा के खंडर निम्नांकित में से किस नदी तट पर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है रावी, झेलम, व्यास, सतलुज। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए रावी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? क्वेश्चन क्या है, मोहनजोदड़ो के खंडर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए है रावी, ऑप्शन बी है झेलम, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी सिंधु। तो इसमें सही आंसर क्या है? इनमें से ऑप्शन डी सिंधु पर है। ठीक है, सिंधु पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन ए है विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी है धान्यागार, ऑप्शन सी है 2 मंजिला मकान और ऑप्शन डी है स्तंभ हॉल। तो इसमें ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है, धान्यागार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इसमें क्या पूछा गया, लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है ब्राह्मी, ऑप्शन सी है अरबी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं या ज्ञात नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है, तो इसमें से कोई भी नहीं है, आंसर है कोई भी नहीं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, संबंधित छोटे छोटे संकेतों के समूह को सिंधु लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु लिपि कहते हैं। ठीक है, या इंडो स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्या कहते हैं, इसमें सिंधु सरस्वती लिपि को हड़प्पा लिपि भी कहते हैं और यह लिपि सिंधु सभ्यता के समय परिपक्व रूप से धारण हो चुकी थी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है देवी माता की पूजा देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी? देवी माता की पूजा संबंधित थी, ऑप्शन ए है आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। इसका सही आंसर है, देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन या बंदरगाह कौन सा था? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है कालीबंगन, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है रोपड़ और ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। तो इसमें सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना कौन सी मूर्ति है? तो इसमें ऑप्शन ए है नटराज, नरसिम्हा, बुद्ध, नृत्य करती हुई मूर्ति। तो इसमें सही आंसर है
सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई मूर्ति सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर सभ्यताओं में किसका जहाजी मालघाट था? ऑप्शन ए है सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र या फारसी। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए सिंधु घाटी। लोथल नामक स्थान पर सभ्यताओं में किसका जहाजी मालघाट था? सिंधु घाटी का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत पूछी गई है, तो सबसे बड़ी इमारत ऑप्शन ए है ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार, ग्रेट ग्रैंडरी, असेंबली हॉल, आयताकार भवन। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रेट ग्रैंडरी। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, ब्रह्मा, इंद्र। तो किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन बी राइट आंसर है पशुपति की पूजा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन है हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख। ऑप्शन ए है विलियम ब्रंटन, ऑप्शन बी जॉन ब्रंटन, ऑप्शन सी चार्ल्स मैसन और ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो इसमें सही आंसर है चार्ल्स मैसन ने उल्लेख किया है। ठीक है, और इसके बाद मोहनजोदड़ो का कार्य या उत्खनन कार्य कब हुआ? तो इसमें ऑप्शन ए है 1920, 1919, 1921, 1922। तो उत्खनन कार्य शुरू हुआ 1922 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है। तो इस तरह से मैंने आज आपको हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। ठीक है, इसके अलावा लक्ष्य एकेडमी हिमाचल